हेलो एवरीवन। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम फाइल एजुकेशन में। आज का हमारा टॉपिक है वर्क एंड एनर्जी। यह हमारा पार्ट 1 वीडियो है और इस वीडियो में हम वर्क के बारे में डिस्कशन करेंगे। जो हमारा पार्ट 2 वीडियो होगा उसमें हम एनर्जी के बारे में डिस्कशन करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वर्क को समझने से पहले हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अ मैन होल्डिंग अ हैवी लोड ऑन हिज शोल्डर। एक आदमी अपने कंधे पर कुछ वजन लिए हुए है। सेकेंड, इफ़ यू पुश अ ट्रक बट इट डज़ नॉट मूव। अगर आप किसी ट्रक को पुश करेंगे क्या वो मूव करेगी? आंसर है नो। आप उसे मूव नहीं कर सकते। ट्रक को आप मूव नहीं कर सकते अपनी फोर्स लगा करके। अ स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन स्पेंड्स लॉट ऑफ टाइम इन स्टडिंग। कोई स्टूडेंट है और वो अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है और वो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करता है, मीन्स बहुत ज़्यादा समय देता है। तो इन तीनों ही कंडीशन में क्या आपको लगता है क्या वर्क हुआ? जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो जो आदमी अपने कंधे पर वज़न लिए हुए है तो वो भी कुछ ना कुछ वर्क कर रहा है। और अगर आपने किसी ट्रक को पुश करने की कोशिश की, भले ही वो मूव ना हुई हो, लेकिन आपने अपनी तरफ से फोर्स लगाया है तो आपने कुछ ना कुछ तो वर्क किया है। और कोई स्टूडेंट जो अपने एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहा है, अगर वो 3-4 घंटे या 7-8 घंटे लगातार पढ़ता है तो उसके अकॉर्डिंग भी उसने वर्क किया। लेकिन फ़िज़िक्स में हम लोग ये देखेंगे कि इन तीनों ने ही कोई वर्क नहीं किया। ऐसा क्यों हुआ? हम आगे देखते हैं। जो वर्क डन है किसी भी आदमी द्वारा या किसी भी बॉडी द्वारा, वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। वर्क डन बाय अ पर्सन और अ बॉडी विल डिपेंड ऑन 2 फैक्टर्स। हमारा फर्स्ट है मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, मीन्स हमने कितनी क्वांटिटी में फोर्स लगाया, कितना अमाउंट का फोर्स लगाया। सेकेंड, डिस्टेंस मूव थ्रू विच द बॉडी मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। और सेकेंड है हमने जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया है उस डायरेक्शन में कोई बॉडी ने कितने डिस्टेंस ट्रेवल करी। अब हम जानते हैं वर्क। वर्क इज सेड टू बी डन when the point of application of a force moves in the direction of applied force and is measured by the product of force and the distance moved in the direction of force। किसी भी बॉडी पे अगर हम लोग फोर्स लगाते हैं, अगर वो बॉडी अपनी पोजीशन चेंज करती है तो इस केस में हम कहेंगे कि बॉडी के द्वारा या जो हम लोगों ने फोर्स लगाया तो हम लोगों ने कोई वर्क किया। जैसे कि आपने एग्जांपल फर्स्ट में देखा था, अगर कोई आदमी अपने कंधे पर कोई वज़न लिए हुए है तो जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो वर्क कर रहा है। लेकिन साइंटिफिकली देखा जाए तो उसने कोई वर्क नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो लोड लिए एक रेस्ट की पोजीशन पे है, उसने वो मूव नहीं कर रहा है, मीन्स डिस्प्लेसमेंट को नहीं हो रहा है, तो इसलिए वर्क वहाँ पे ज़ीरो होगा। और कोई स्टूडेंट अगर अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, 6-7 घंटे अगर एक जगह बैठ के पढ़ रहा है, जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से उसने वर्क किया, लेकिन साइंटिफिकली उसने कोई वर्क नहीं किया क्योंकि वो अपनी मेहनत तो कर रहा है लेकिन कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होने की वजह से उसने भी कोई वर्क नहीं किया। वर्क इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। वर्क स्केलर क्वांटिटी है। अगर आपको ये जानना है कि स्केलर क्वांटिटीज़ और वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इसकी स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ पे एक वीडियो बनाया है, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहाँ पे उस वीडियो को देख कर ही समझ सकते हैं या जान सकते हैं कि स्केलर क्वांटिटीज़ और वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। अब हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज़ करिए एक सरफेस है, ये एक ऑब्जेक्ट है। अगर आपने ये ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन है, अगर आपने इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया जो कि राइट डायरेक्शन में है तो ये ऑब्जेक्ट राइट डायरेक्शन में मूव होके अपनी न्यू पोजीशन गेन करेगा और ये पोजीशन आपकी फाइनल पोजीशन होगी। जैसा कि आपने देखा, और कोई ऑब्जेक्ट था जो कि इनिशियल पोजीशन पे था, हमने उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया तो वो अपनी पोजीशन चेंज करके दूसरी पोजीशन में गया, मीन्स कुछ डिस्टेंस मूव हुआ और इस डिस्टेंस को हम लोग डी से डिनोट कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में हमने वर्क किया
और यहाँ पे वर्क इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्टेंस मूव्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इस कंडीशन में फोर्स भी लग रहा है और ऑब्जेक्ट की पोजीशन भी चेंज हो रही, मीन्स ऑब्जेक्ट अपनी कुछ डिस्टेंस भी मूव कर रहा है। तो इस कंडीशन में हमने वर्क किया। तो W इक्वल्स टू एफ डॉट डी, ये होगा वर्क का फॉर्मूला। वर्क डन व्हेन मोशन टेक्स प्लेस इन अ डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब हर बार ऐसा नहीं हो सकता कि हम अगर किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाए वो स्ट्रेट लाइन में मूव करें। कभी कभी ऐसा होता है कि कभी हम लोग फोर्स लगाते हैं तो फोर्स से विद द डायरेक्शन ऑफ फोर्स वो थीटा एंगल पे बना के वो मूव करता है। चलिए देखते हैं। सपोज़ करिए ये एक सरफेस है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट की इनिशियल और फाइनल पोजीशंस हैं। ये जो दो लाइन आपने देखी ये ऑब्जेक्ट की सेंटर लाइन है और आपने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, मीन्स ऊपर की तरफ अगर आप फोर्स लगा रहे हैं तो ये ऑब्जेक्ट आगे की तरफ मूव कर रहा है और ये जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है ये है एफ कॉस थीटा और इनके बीच में जो एंगल बनेगा वो हम मान लेते हैं थीटा। तो इस केस में W इक्वल्स टू एफ डॉट डी कॉस थीटा वर्क का फॉर्मूला बनेगा। अगर आप इसको और अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए ये टॉय है। हम लोगों ने देखा होगा कि बचपन में हम लोग किसी टॉय पे एक धागा बांध लेते थे और उसको हम लोग जब हम आगे चलते थे तो धागे को हम लोग खींचते हुए आगे चलते थे और जो टॉय होता था या जो गाड़ी होती थी वो आगे की तरफ मूव करती थी। तो ये कोई आदमी है, अगर इसने इस पर एक धागा बांध के ये आगे की तरफ खींचेगा तो ये टॉय आगे की तरफ मूव करेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप फोर्स लगा तो ऊपर साइड रहे हैं लेकिन बॉडी का मूवमेंट मीन्स टॉय का मूवमेंट जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है। तो ये एक एंगल पे हो रहा है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि थीटा एंगल कैसे बन रहा है। तो 3 केसेस बनेंगे। फर्स्ट केस होगा इफ़ द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज सेम एज दैट ऑफ अप्लाइड फोर्स देन थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, दैट इज़ cos 0 डिग्री इक्वल्स टू 1। जो हमारा फर्स्ट केस है उस केस में हम लोग जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में होगा। हमारा वर्क का फॉर्मूला होगा जब थीटा एंगल पे बनेगा W इक्वल्स टू एफ डॉट डी कॉस थीटा। तो यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू 1 होने की वजह से यहाँ पे जो फॉर्मूला होगा वो W इक्वल्स टू एफ डॉट डी होगा। आप इसको और अच्छे से ऐसे समझ सकते हैं, सपोज़ करिए आपने राइट डायरेक्शन की तरफ फोर्स लगाया। जब आप इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में होगा। तो हम लोग कहेंगे कि इनके बीच का जो एंगल होगा वो 0 डिग्री का होगा, मींस इनके बीच में कोई भी एंगल नहीं बन रहा है। तो इसलिए यहाँ पे cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 है। थीटा 0 होने की वजह से cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 है। इसको आप और अच्छे से ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए आप मॉल में गए हैं, आपने एक ट्रॉली लिया है जिसमें आप सामान को फिल करके लास्ट में बिलिंग कराते हैं। जब आप उस पर ट्रॉली पे फोर्स लगा रहे होते हैं तो ट्रॉली फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव करती है। तो इस केस में आप जो हमारा केस 1 है वो ये इसका एग्ज़ाम्पल बनेगा। और इस केस में जो वर्क होगा वो मैक्सिमम होगा और पॉजिटिव होगा। तो हमारा वर्क पॉजिटिव कब होगा? जब भी हमारा एंगल जो होगा वो 0 डिग्री का बनेगा, तब हमारा वर्क जो होगा वो हमारा पॉजिटिव होगा और मैक्सिमम होगा। केस 2, इफ़ द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इज़ परपेंडिकुलर टू द अप्लाइड फोर्स देन थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड cos 90 डिग्री इक्वल्स टू 0। जब भी डिस्प्लेसमेंट फोर्स से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा तो हम लोग कहेंगे जो एंगल थीटा बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा और cos 90 की वैल्यू 0 होती है। तो इस केस में हमारा जो वर्क का फॉर्मूला होता है W इक्वल्स टू एफ डॉट डी कॉस थीटा। अगर आप यहाँ पे cos 90 की वैल्यू पुट करेंगे तो आपको वर्क मिलेगा 0 डिग्री। मान लीजिए कि ये कोई ऑब्जेक्ट है और आपने देखा होगा कि रेलवे स्टेशन पे यहाँ पे बहुत जगह आपने देखा होगा
कोई मान लीजिए कोई पर्सन है, अगर उसने अपने हेड पे कोई वज़न रखा हुआ है तो ग्रेविटी के कारण वो जो फोर्स लग रही होगी वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही होगी। अगर वो उस वेट को लेके आगे की तरफ मूव कर रहा है तो यहाँ पे जो एंगल का फॉर्मेशन होगा, डिस्प्लेसमेंट अगर वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा, अगर वो वेट अपने हेड पे लिए हुए हैं, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा। तो इस केस में जो वर्क होगा वो हमारा ज़ीरो होगा। इन दिस केस द वर्क इज़ ज़ीरो और मिनिमम और देयर इज़ नो वर्क। तो इस केस में जो हमारा वर्क होगा वो 0 डिग्री होगा। आप एक और एग्जांपल के थ्रू समझिए। मान लीजिए अगर आप दीवार को पुश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपनी दीवार है, या फिर आप अपने एग्जांपल में देखा था, आप जब ट्रक को पुश करने की कोशिश कर रहे थे तो उसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा था, लेकिन आपने फोर्स लगाया तो आपके द्वारा तो वर्क लगाया गया। जनरली आप बोलेंगे कि आपने वर्क किया, लेकिन कोई वर्क नहीं हुआ क्योंकि वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो था। और डिस्प्लेसमेंट जब वर्क इज इक्वल्स टू होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, अगर यहाँ डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है तो हमने वर्क भी ज़ीरो होगा। हमारा केस 3 है, इफ़ द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज़ अपोजिट टू डैट ऑफ द अप्लाइड फोर्स देन थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री, डैट इज़ कॉस 180 डिग्री इक्वल्स टू -1। जब डिस्प्लेसमेंट जो है वो अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में होने लगेगा तो इस केस में हम बोलेंगे जो थीटा की वैल्यू होगी 180 डिग्री होगी और कॉस 180 डिग्री की वैल्यू होगी -1। हम जानते हैं W इक्वल्स टू एफ डॉट डी कॉस थीटा होता है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए कि आप रोड पे जा रहे हैं राइट डायरेक्शन में और खूब तेज़ आंधी आई, मीन्स बहुत तेज़ हवा चली, तो आप चलना तो आगे चाहते हैं, हवा बहुत ज़्यादा ही तेज़ होगी तो आप मूव करना तो आगे चाहते हैं, लेकिन आप मूव ना करके आपका डिस्प्लेसमेंट जो होता है, आप फोर्स तो आगे की तरफ लगाते हैं लेकिन आपका डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होता है। मीन्स डिस्प्लेसमेंट आपका अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन आप फोर्स आगे की तरफ लगा रहे हैं। तो इस केस में जो आपका एंगल बनेगा वो बनेगा 180 डिग्री और कॉस 180 डिग्री की वैल्यू होगी -1। तो W इक्वल्स टू -F डॉट डी। इन दिस केस वर्क डन विल बी नेगेटिव। तो आप कहेंगे कि वर्क डन जो होगा वो नेगेटिव होगा। यहाँ पे आपने 3 केसेस देखे हैं। फर्स्ट, वर्क डन इज़ मैक्सिमम और देयर इज़ नो वर्क, और नेगेटिव। वर्क डन मैक्सिमम तब होगा जब एंगल 0 डिग्री होगा। वर्क डन नेगेटिव तब होगा जब एंगल जो बनेगा वो 180 डिग्री का होगा। और वर्क डन 0 कब होगा, जब एंगल 90 डिग्री का होगा। ये 3 केसेस बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट हैं, तो आपको इनको याद रखना है। अब हम जानते हैं वर्क की यूनिट क्या होती है। यूनिट ऑफ अ वर्क हम जानते हैं W इक्वल्स टू एफ डॉट डी होता है। SI यूनिट ऑफ फोर्स इज़ न्यूटन एंड डिस्टेंस इज़ मीटर। जो हमारी SI यूनिट है फोर्स की वो न्यूटन है और डिस्टेंस की मीटर है। तो इस तरह से न्यूटन इंटू मीटर वर्क की, न्यूटन डॉट मीटर वर्क की यूनिट होगी और न्यूटन डॉट मीटर को ही हम लोग बोलेंगे जूल। तो जो हम लोग की वर्क की यूनिट होगी हम लोग उसे बोलेंगे जूल। डेफिनेशन ऑफ अ जूल, when a force of 1 Newton moves a body through a distance of 1 meter in its own direction, the work done is said to be 1 joule। जब हम 1 न्यूटन का फोर्स बॉडी पे लगाते हैं और वो 1 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करती है फोर्स के लगाई हुई डायरेक्शन में, तो हम लोग कहेंगे कि हम लोगों ने 1 जूल वर्क किया। तो 1 जूल इक्वल्स टू 1 न्यूटन मीटर। तो ये है वर्क की यूनिट, मीन्स वर्क यूनिट होगी जूल, और 1 जूल इक्वल्स टू होगा 1 न्यूटन मीटर। होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।